हेलो, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिटेल कंज्यूमर के रिटेल कंज्यूमर को हमें समझने की जरूरत क्यों है, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन राइज इन द माइंड की द नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर, हमें कंज्यूमर को क्यों स्टडी करना है, क्यों एक रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर को स्टडी करने की। A key challenge for retailer is creating product and services which would be successfully in the market. सिंपल सक्सेसफुल हो मार्केट के अंदर कोई भी जब प्रोडक्ट ऑफर करता है एक रिटेलर, तो वो कैसे होगा जब कस्टमर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में रिटेलर को एक एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग होगी कि कस्टमर किस टाइप का है। कहा भी जाता है कस्टमर इज द किंग। तो जब कस्टमर के बारे में रिटेलर को पता होगा कि कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है, तो कस्टमर को रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ही रिटेलर उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स लेके आएगा, उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स की नीड की जो रिटेलर कैटर करने की कोशिश करेगा। देन टू बी सक्सेसफुल इन मार्केट, रिटेलर नीड टू नो वेरियस इन्फ्लुएंसेस दैट लीड द कंज्यूमर टू मेक परचेज, कि वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो एक कंज्यूमर मार्केट रेट में आकर परचेज करता है, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसी भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड देन लग्जरी रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है मार्केट में आकर अपनी प्रोडक्ट की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, प्रोडक्ट खरीदता है। एसेंशियल की रिक्वायरमेंट है तो कैसे खरीदेगा, अगर लग्जरी आइटम्स की रिक्वायरमेंट है उसे तो वो किस तरीके से खरीदेगा। अगर ये रिटेलर को पता होंगी तब वो आगे अपने प्रोडक्ट्स कैटलॉग को लेके आ पाएगा, प्रोडक्ट्स को मार्केट में इजीली आसानी से बेच पाएगा। Retailer needs to know about some few things about the consumer, understanding how the need for a product of services was determined। कि एक रिटेलर को ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि जो कस्टमर मार्केट में आया है उसकी किसी प्रोडक्ट को लेकर या किसी सर्विस को लेकर उसकी नीड जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन होगी, कैसे उसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, या प्रोडक्ट जो भी हम बात कर रहे थे कि लग्जरी प्रोडक्ट है या एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो वो किस तरीके से प्रोडक्ट की नीड डिटरमाइन होगी, और उसी हिसाब से कस्टमर को अपना प्रोडक्ट कैटलॉग जो है, जो मर्चेंडाइज उसे ऑफर करनी है, वो उसी हिसाब से रिटेलर को एडजस्ट करना पड़ेगा। देन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंफॉर्मेशन वाज सोट बाय द कस्टमर, कि जब कस्टमर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी इस प्रोडक्ट की नीड है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कस्टमर के लिए कि मैं किस तरीके से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करता हूँ। ये आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से कस्टमर करता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए एक कस्टमर को मोबाइल फोन लेना है, तो मोबाइल फोन लेने के लिए वो क्या करता है, वो वेब सर्च करता है, इंटरनेट पर देखता है कि कौन सा फोन है, और उसके बाद अपना बजट देखता है कि मुझे अपना बजट, मेरा बजट कितना है, मेरे बजट के अंदर कितने कितने फोन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंटरनेट पर सर्च करेगा, फ्रेंड्स से पूछेगा, फैमिली से पूछेगा, हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन को गैदर करने के उसके अपने तरीके होंगे कस्टमर के, उनको समझना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड स्टोर, कस्टमर यहाँ ये देखता है कि अब जब उसने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया कि मुझे प्रोडक्ट लेना है, तो इवेल्युएशन हो रहा है यहाँ पर, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कहाँ से लेना है, कौन से स्टोर से लेना है, ऑनलाइन लेना मेरे लिए फायदेमंद होगा या ऑफलाइन किसी मार्केट से मैं जाकर लेकर आऊँ। ये इवेल्युएशन फेज में वो सारे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करता है। देन नेक्स्ट आती है पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट किस तरीके से होगी, कैश में पेमेंट होगी, कार्ड के थ्रू पेमेंट होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, किस तरीके से पेमेंट होगी, तो यहाँ सिंपली उसके बारे में बातचीत की जा रही है। देन द पोस्ट परचेज बिहेवियर, जब उसने प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो क्या चाहता है, वो आफ्टर सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसे, या औरों को रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें एक रिटेलर को अगर पता होंगी तो उसके हिसाब से रिटेलर अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करेगा, कैटलॉग को मेंटेन करेगा और कस्टमर को अच्छे से सर्व कर पाएगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिटेल शॉपर, एक रिटेल शॉपर को कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो है रेंज ऑफ मर्चेंडाइज। रेंज ऑफ मर्चेंडाइज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कस्टमर के लिए। कस्टमर जब मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने निकला तो वो स्टोर में एंटर करता है। स्टोर में एंटर करने के बाद
स्टोर में एंटर करना इज अ डिफरेंट थिंग, देन कन्वर्टिंग हिम इनटू अ बायर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ सिंपली क्या बात की जा रही है, रेंज ऑफ मर्चेंडाइज। अ स्टोर कैन हैव एनी नंबर ऑफ मर्चेंडाइज ऑफरिंग टू द कस्टमर, लेकिन कस्टमर क्या चाहेगा कि वो एक लंबे टाइम तक अगर आपसे जुड़ा रहे, तो कैसे चाहता है वो कस्टमर आपके शॉप में आए, आपको पास उसकी सारी चीजें जो कस्टमर को चाहिए वो मिल जाए। ही विल फाइंड सेम मर्चेंडाइज एज नियर आउटलेट्स, जो मर्चेंडाइज आप ऑफर कर रहे हो सकता है वो उसके पास में अवेलेबल किसी दूसरे आउटलेट पर भी हो। तो यहाँ सिंपली ये बात की गई है। तो ये सारे फैक्टर हैं कि जब वो जाए आपके शोरूम से बाहर या आपकी शॉप से बाहर जा रहा है, तब वो कोई प्रोडक्ट खरीद के निकला है। देन फाइंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट क्या है, जो प्रोडक्ट आप नहीं दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो उसको, तो उसके लिए कहीं और तो जाने की जरूरत नहीं है। देन मे बाय अलोंग विद अदर गुड्स, वो किसी और चीजों के साथ तो नहीं खरीद रहा है। अब ये इन पांचों के क्रक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बात की गई है, जब कस्टमर शॉप के अंदर एंटर करता है तो वो पूरे मर्चेंडाइज को देखेगा कि क्या क्या ये रिटेलर ऑफर कर रहा है, और जब वो बाहर जाए तो रिटेलर क्या चाहेगा, वो प्रोडक्ट के साथ बाहर जाए, मतलब बायर हो जाए, कुछ ना कुछ खरीद कर जाए, और उसकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट्स की वो हम सेटिस्फाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे। और ये आखिरी में क्या बात की जा रही है कि जब कस्टमर आया था, कोई एक चीज खरीदने आया था, सपोजिंगली ही रिक्वायर पेंसिल, तो पेंसिल खरीदने वो स्टेशनरी की शॉप में एंटर करता है। पेंसिल के साथ साथ उसने शॉर्पनर भी खरीद लिया, रबड़ भी खरीद लिया, इरेजर जिसे हम बोलते हैं, तो ये इरेजर भी खरीद लिया। ये सारी चीजें क्या हैं, मे बाय अलोंग विद अदर गुड्स, जो और चीजों के साथ वो खरीद रहा है। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग। कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग आज की डेट में बहुत मायने रखता है एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटेलर के लिए भी। कस्टमर क्या चाहता है कि वो जो भी चीज उसे खरीदनी है, जैसे ग्रोसरी है, फ्रूट आइटम, ग्रोसरी है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं या मेडिसिन हैं, तो वो उसे इजीली अवेलेबल हो जाए, उसके लिए उसे ज्यादा सर्च ना करना पड़े। जैसे मेडिसिन का एग्जांपल अगर हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ मेडिसिन में क्या है, कस्टमर क्या चाहेगा कि उसे डॉक्टर की क्लिनिक के पास ही मिल जाए, या हॉस्पिटल के पास ही मिल जाए, या जहां वो रहता है उसके पास ही उसे वो मेडिसिन अवेलेबल इजीली हो जाए, उसको इधर उधर ना घूमना पड़े। तो ये कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग क्या कहता है, सिंपली कस्टमर ज्यादा पोजीशन नहीं लेगा, वो चाहेगा कि उसको इजीली कन्वीनियंटली चीजें जो हैं इजीली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट आता है टाइम टू ट्रेवल। टाइम टू ट्रेवल क्या कहता है, कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है। अगर किसी चीज को खरीदने के लिए कस्टमर को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, ज्यादा ढूंढना पड़ रहा है, तो वो हो सकता है उस चीज को शायद ना ही खरीदे। जैसे मेट्रो सिटीज जो है, मुंबई या दिल्ली, जहाँ ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या है, तो वहां पर कस्टमर क्या चाहेगा कि उसको चीजें घर पर ही डिलीवर हो जाए, उसको ढूंढना ना पड़े। जितना ज्यादा टाइम उसको ढूंढने में लगेगा चीजों को, या जहां उसे चाहिए मर्चेंडाइज वहां तक पहुंचने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा कस्टमर जो है आपके ब्रांड शोरूम पर आना अवॉइड करना शुरू करेगा। देन नेक्स्ट आते हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर क्या कहते हैं कि उस कंट्री के अंदर, जिस कंट्री में या जिस लोकेलिटी में आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हो, वो कस्टमर की नीड्स को जो है सेटिस्फाई करने में ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे फर्स्ट इज रीजन, साउथ इंडियन रीजन और नॉर्थ इंडियन रीजन दोनों का क्लाइमेट कंडीशन अलग है, तो दोनों की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। देन नेक्स्ट इज रिलीजन। हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के अंदर अलग सोच है, मुस्लिम धर्म के अंदर अलग सोच है, क्रिश्चियन धर्म के अंदर अलग सोच है, तो उसका रिलीजन भी जो है प्रोडक्ट को खरीदने में एक रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर किस कल्चर से आया, किस बैकग्राउंड से वो आएगा, इसके अंदर एजुकेशन स्टेटस भी आ सकता है। देन नेक्स्ट इज इनकम। जो इनकम लेवल होगा कस्टमर का, वो उसी हिसाब से चीजों को ढूंढेगा। जैसे इसके अंदर एक चार्ट में क्या बता रखा है, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ चेंज इन इंडिया। इंडिया में कैसे कैसे चेंज आए। इंडिया में जैसे एग्जांपल दिया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैक्ट्स एंड फिगर है। 1991 के अंदर
लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी एक आम आदमी की, मेल की, 57.7 ईयर ऑन एन एवरेज ही लिव्स। 2006-7 के अंदर ये एवरेज बढ़कर हो गई 66.10 ईयर्स। तो जैसे जैसे फैक्टर्स चेंज होंगे, यहाँ तक आदमी की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, इस एज में आने पर आदमी की रिक्वायरमेंट कुछ और होगी। तो जैसे जैसे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं सारे, उसी हिसाब से आदमी की, कंज्यूमर की, कस्टमर की नीड्स भी चेंज होंगी। तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज को खरीदने में। देन नेक्स्ट आती है स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। ये एक आदमी के जीवन में आने वाले 4 या 5 जो अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे फर्स्ट इज बेबी। एक फैमिली के अंदर बेबी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी। बेबी प्रोडक्ट्स में हो सकता है डायपर चाहिए, बेबी सोप चाहिए, बेबी ऑयल, तो वो सब बेबी के लिए अलग से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अडल्ट की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। जैसे एक अडल्ट मेल को शेविंग के लिए प्रोडक्ट्स चाहिएंगे। देन वुमेन की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनकी क्लोथिंग एसेसरी अलग होगी, मेल की क्लोथिंग एसेसरी अलग होगी। तो ये अलग अलग इश्यूज आते हैं। मैन को अलग चीजें चाहिए, आदमी को अलग तरीके की चीजें चाहिए, वुमेन को अलग चाहिए। एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो उसकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो फैमिली लाइफ साइकिल, जिस फैमिली लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपली ये कह रहा है कि जिस साइकिल के अंदर एक आदमी होगा, एक कस्टमर होगा, उसकी रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से होंगी और उसको उसी टाइप के प्रोडक्ट मर्चेंडाइज की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें सिंपली ये बात की गई है कि कस्टमर डिसीजन कैसे लेता है। जो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नीड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज। सबसे पहली चीज क्या होगी, कस्टमर या कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट खरीदने आता है तो पहले उसको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उसकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। नीड में भी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन्स एसोसिएटेड विद पर्सनल ग्रेटिफिकेशन। ये साइकोलॉजिकल है। जैसे एसेंशियल गुड्स हैं, एसेंशियल गुड्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो नीड इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज कि आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। साइकोलॉजिकल जैसे एसेंशियल गुड्स होगी, या लग्जरी गुड्स भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल में लग्जरी कार होगी तो सोसाइटी के अंदर स्टेटस होगा। तो नीड के लिए अलग से मैस्लो ने थ्योरी दी थी, तो वहां उन्होंने बताया था नीड क्या है एक आदमी के जीवन में, तो वो उसी हिसाब से चीजों को ढूंढता है। फंक्शनल जो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट के यूसेज की इसको रिक्वायरमेंट है। जैसे साइकोलॉजिकल में हम बात कर रहे थे, लग्जरी गुड्स हो सकती हैं। फंक्शनल जो उसको डेली लाइफ में रूटीन में चाहिए ही चाहिए। इट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन, कि उसके प्रोडक्ट के फंक्शन क्या है। जैसे गर्मी का मौसम आए तो फैन की रिक्वायरमेंट होगी, एसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये प्रोडक्ट के फंक्शन के बेसिस पर कस्टमर डिसीजन ले रहा है। देन रीजन। अब रीजन आते हैं कि नीड क्यों बनती है। करंट प्रोडक्ट डजंट मीट एक्सपेक्टेशन। हो सकता है कस्टमर के पास पहले से एक प्रोडक्ट हो लेकिन वो उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट नहीं कर पा रहा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, एक कस्टमर के पास लैपटॉप है, बट उस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन इतनी पुरानी हो चुकी है, 5 साल या 7 साल पुरानी हो चुकी है, जो आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है। अब कस्टमर को एक नए लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। द नेक्स्ट इज करंट स्टॉक एग्जॉस्टेड। करंट स्टॉक एग्जॉस्टेड क्या, उसके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो खत्म हो गया। जैसे वेजिटेबल की हम बात कर लें, घर में वेजिटेबल लेके आया था, वेजिटेबल्स खत्म हो गए, स्टॉक खत्म हो गया, अब और रिक्वायरमेंट है। देन एडवर्टीजमेंट। कई बार एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि एडवर्टीजमेंट कैसी है। अच्छी एडवर्टीजमेंट हो तो उससे कस्टमर को लगता है कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है। देन मे बी इट इज अबाउट ट्राइंग टू कॉपी समवन यू नो। किसी को जानते हो और उसने जो खरीदा आप भी वैसा ही करना चाहते हो। हो सकता है किसी फिल्म स्टार को देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, या किसी एमिनेंट पर्सनैलिटी को देख के इन्फ्लुएंस हो जाओ कि उसने ऐसे कपड़े पहने थे तो मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने हैं। तो ये नीड इस तरीके से बनती है। देन नेक्स्ट आता है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। सर्च फॉर इंफॉर्मेशन 2 पैरामीटर्स पे होगा। वन इज इंटरनल मेमोरी।
आप अपनी मेमोरी में देखते हो कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में क्या जानता हूँ, क्या समझता हूँ। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में और सोर्सेज आ जाएंगे, फ्रेंड्स, फैमिली, पब्लिश सोर्सेज, इंटरनेट और इस तरीके के और जो भी सोर्सेज है। तो इसको इसी डायग्राम में समझाया गया है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नीड रिकॉग्नाइज्ड। कस्टमर डिसीजन मेकिंग की जब हम प्रोसेस करते हैं, नीड रिकॉग्नाइज, ये वाला स्टेप कस्टमर देखता है कि मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। सर्च फॉर इंफॉर्मेशन में क्या होगा, वो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करता है या प्रिंट मीडिया में सर्च करता है, न्यूज़पेपर के अंदर कोई अच्छी सी एडिंग देखी थी वहां देख रहा है। देन नेक्स्ट आता है फैमिलीज एंड फ्रेंड। फैमिली या फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि प्रोडक्ट अच्छा है, मैं भी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज करके देखिए। देन नेक्स्ट आता है स्टोर्स। किसी स्टोर पर गया है, स्टोर पर दिखाई दिया, डिस्प्ले अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो ये स्टोर्स पर जाकर भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने का तरीका है। तो इन तरीकों से एक इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है कि मुझे किस टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट और वो कहाँ मिल सकता है। इसके बाद कस्टमर क्या करता है, इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद स्टोर को विजिट करता है, स्टोर के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस, जितने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे उसमें से एक आइडेंटिफाई करना। देन लास्ट आता है परचेज डिसीजन के फाइनली बाइंग दी प्रोडक्ट। तो इनको हम अपनी अगली स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। अवेलुएटिंग दी अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए, सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए। अब कस्टमर देखता है कि विच वन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस। कौन सी चीज अच्छी है, वो क्वालिटी के में भी अच्छी है, प्राइसिंग भी उसकी अच्छी है, सस्ता पड़ रहा है, चीप पड़ रहा है, तो यहाँ वो चीजें ढूंढने की कोशिश की जाती है। देन लास्ट इज गिव्स हिम सेटिस्फेक्शन, कि उसको सेटिस्फाई करती है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो यहाँ पर बात की गई है। द नेक्स्ट द परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ, वो पर्सनैलिटी में जो हम बात कर रहे थे, सिगमंड फ्रॉइड ने एक थ्योरी दी थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के हिसाब से, पर्सनैलिटी की थ्योरी के हिसाब से, अगर उसकी इड सेटिस्फाई होगी तभी वो प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करेगा। देन नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल पहले समझने की जरूरत है। लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल है इन अ वे पर्सन लिव्स एंड स्पेंड्स हिज मनी, किस तरीके से वो रहता है और अपने पैसे को स्पेंड करता है। तो जिसकी जैसा इनकम होगी वो वैसे ही उसका लाइफस्टाइल होगा। तो लाइफस्टाइल से भी उसका परचेज डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस होता है। वो कितने बड़े घर में रहना चाहता है, या कौन सा व्हीकल उसके पास है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या 4 व्हीलर है तो कौन सी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है या बेसिक गाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ लाइफस्टाइल के अंदर वो परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस जरूर करेगा। देन नेक्स्ट आता है कल्चर। कल्चर किस बैकग्राउंड से आया, किस एथनिक वैल्यूज का है, उसके फैमिली फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, उसके वैल्यूज नॉर्म्स क्या है, वर्क एथिक्स क्या है। तो ये सारी चीजें जो है उसके परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगी ही करेंगी। द नेक्स्ट सोशल क्लास। सोशल क्लास किस स्टेटस से वो बिलोंग करता है। जैसे इंडिया में जनरली माना जाता है पुअर क्लास इज देयर, देन मिडिल क्लास, देन अपर क्लास। अब सोशल क्लास, जिस सोशल क्लास से वो बिलोंग करेगा उसका माइंडसेट भी वैसा होगा, उसकी एजुकेशन भी वैसी होगी, ऑक्यूपेशन भी वैसा होगा, इनकम भी वैसी होगी, सोच भी वैसी होगी। तो उस हिसाब से ही उसका परचेज डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा। द नेक्स्ट फैमिली एंड हाउस होल्ड इन्फ्लुएंस। फैमिली एंड हाउस होल्ड इन्फ्लुएंस क्या है, उसकी फैमिली क्या चाहती है। जब भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने जाता है तो उसकी फैमिली का कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। हाउस होल्ड उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके हिसाब से ही जो है कस्टमर एक डिसीजन लेता है। थैंक यू।